नमस्कार साथियों, मैं नवनीत कुमार यादव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अरुणोदय क्लासेस पे। जैसे कि हमारा बायोलॉजी में हमारे प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं। आज है प्रैक्टिस सेट हमारा 2। देखते हैं हम, जो एसएससी जीडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है हमारा, एग्रोस्टोलॉजी में अध्ययन करते हैं बीजों का, फसलों का, घासों का या अनाजों का। किसका अध्ययन करते हैं हम? ऑप्शन ए है बीजों का, ऑप्शन बी है फसलों का, ऑप्शन सी है घासों का, ऑप्शन डी है अनाजों का। तो इसमें हम करते हैं घास का। एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं हम? घास का। और अगर हम यही बात करें कि हम बीजों का अध्ययन क्या कहलाता है? स्पर्मोलॉजी। क्या कहलाता है? स्पर्मोलॉजी। स्पर्मोलॉजी, स्पर्मोलॉजी, बीजों का अध्ययन स्पर्मोलॉजी। और यहीं अगर फसलों का अध्ययन क्या कहलाएगा? फसलों का अध्ययन कहलाएगा एग्रोनोमी। फसलों का अध्ययन कहलाएगा एग्रोनोमी। नोमी। ठीक है, बीजों का अध्ययन हो गया स्पर्मोलॉजी, फसलों का अध्ययन हो गया एग्रोनोमी, और घास का अध्ययन क्या हो गया? एग्रोस्टोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है लैक्टोज दूध, कार्बोनिक अम्ल सोडा वाटर, ऑप्शन सी है फॉर्मिक एसिड लाल चीटी, और ऑप्शन डी है टार्टरिक एसिड अंगूर का रस और इमली। कौन सा इसमें से रोंग है? कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है? इसमें है सुमेलित नहीं है जो दूध, क्योंकि दूध में लैक्टोज नहीं लैक्टिक एसिड पाया जाता है। कौन सा? लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड। और सोडा वाटर में कार्बोनिक एसिड पाया जाता है। लाल चीटी में कौन सा एसिड पाया जाता है? फॉर्मिक एसिड। अंगूर का रस और इमली में कौन सा पाया जाता है? टार्टरिक एसिड। और अगर हम अगर यही बात करें कि सेब में कौन सा एसिड पाया जाता है? सेब में कौन सा पाया जाता है? मैलिक एसिड। यहाँ से बहुत कॉमनली क्वेश्चन बन जाता है कि निम्नलिखित में से मैलिक एसिड कौन से सेब में या कौन से फल में पाया जाता है? तो किस में पाया जाता है? सेब में। मैलिक एसिड, अम्ल। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा है? लैक्टोज दूध, क्योंकि इसमें लैक्टिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करता है। ऑप्शन ए है विषाणु, ऑप्शन बी है जीवाणु, ऑप्शन सी है माइकोप्लाज्मा, ऑप्शन डी है बैक्टीरियोफेज। तो इसमें है ऑप्शन सी माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटी कोशिका भी होती है, सबसे छोटी कोशिका। इसे और किस नाम से आता है? पीपीएलओ की फुल फॉर्म क्या है? प्ल्यूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। और ये क्या है? सबसे छोटी सेल, सबसे छोटी कोशिका। सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? प्लूरोनिमोनिया। और अगर हम यही बात करें कि मनुष्य की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो मनुष्य की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? नर्व सेल। सबसे बड़ी कोशिका मनुष्य की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? नर्व सेल। यहां पर मैं लिख देता हूं सबसे बड़ी सेल मनुष्य की। किसकी? मनुष्य की। और अगर यही बात करें हम मनुष्य की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? मनुष्य की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? स्पर्म। मनुष्य की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? स्पर्म। और सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? नर्व सेल। और जो जंतुओं की जो सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? माइकोप्लाज्मा, जिसे हम पीपीएलओ भी कहते हैं। पीपीएलओ की फुल फॉर्म अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती है कि फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विटिकल्चर के द्वारा निम्नलिखित में से कौन एक उत्पादित होता है? सिल्क, कैचुए, शहद या अंगूर। तो इसमें से कौन सा? ऑप्शन सही है हमारा डी, ऑप्शन डी अंगूर। विटिकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? अंगूर का।
सिल्क, केंचुआ, शहद में ऑप्शन कौन सा सही है? डी, अंगूर। जीव विज्ञान का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जीव विज्ञान शब्द का, जीव विज्ञान शब्द का, यहां लिख लीजिए, शब्द का। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किसने किया था? ऑप्शन ए है अरस्तु, ऑप्शन बी है लैमार्क एवं ट्रेविनस, ऑप्शन सी है परकिंजे और ऑप्शन डी है हक्सले। तो इसका ऑप्शन बी सही है, लैमार्क एवं ट्रेविरेनस, लैमार्क एवं ट्रेविरेनस। अगर हम जीव विज्ञान की बात करें, जीव विज्ञान की कितनी शाखाएं होती हैं? जीव विज्ञान की बेसिकली 3 शाखाएं होती हैं। जीव विज्ञान की बेसिकली 3 शाखाएं होती हैं। जीव विज्ञान की 3 शाखाएं होती हैं। एक होता है जूलॉजी, 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 और एक होती है एक हमारा दूसरी कौन सी होती है हमारी? बॉटनी, 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 और थर्ड है, और जो थर्ड होती है हमारी वो होती है माइक्रोस्कोपिक, सूक्ष्मदर्शी विज्ञान, सूक्ष्मदर्शी विज्ञान, सूक्ष्मदर्शी विज्ञान। बेसिकली जो हम एग्जाम देते हैं उनमें इन दो, जो जूलॉजी और बॉटनी, पादप विज्ञान और जंतु विज्ञान, यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं फादर ऑफ जूलॉजी, और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है फादर ऑफ बॉटनी। तो फादर ऑफ बॉटनी कौन है? थियोफ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस कौन थे? थियोफ्रेस्टस। जब थियोफ्रेस्टस ने इसका अध्ययन किया बॉटनी का, तो इन्होंने अपनी एक बुक लिखी, बुक। यहाँ से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से थियोफ्रेस्टस ने कौन सी पुस्तक लिखी? तो भैया कौन सी पुस्तक लिखी? उस पुस्तक का नाम क्या है? उस पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका प्लांटेरियम, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि जो थियोफ्रेस्टस ने पुस्तक लिखी थी तो वो कौन सी लिखी थी? हिस्टोरिका प्लांटेरियम। और अगर हम बात करें फादर ऑफ जूलॉजी, तो फादर ऑफ जूलॉजी कौन थे? फादर ऑफ जूलॉजी थे अरस्तु, 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 अरस्तु। जब अरस्तु साहब ने जब जूलॉजी का अध्ययन किया होगा तो इन्होंने भी, जनरल सी बात है, कोई ना कोई बुक लिखी होगी, तो इनकी बुक का नाम अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि अरस्तु ने कौन सी बुक लिखी थी। तो अरस्तु के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? अभी देखते हैं। इन्होंने लिखी थी हिस्टोरिका, वहां इन्होंने लिखी थी प्लांटेरियम, इन्होंने लिखी थी एनिमेलिया, एनिमेलियम, एनिमेलियम। देखो बॉटनी है तो प्लांट, अगर हम जो पादप विज्ञान है उसमें प्लांट ही तो है, तो ये इससे आसानी से याद किया जा सकता है कि प्लांटेरियम, प्लांट। और अगर यहाँ जूलॉजी, जंतु विज्ञान की बात करें तो एनिमेलियम, एनिमल से आसानी से याद किया जाता है एनिमेलियम। तो जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किसने किया था? लैमार्क एवं ट्रेविनस ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ऑप्शन बी राइबोसोम्स में होता है, ऑप्शन सी गोल्गी कॉय में होता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई ऐसा नहीं। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही है? माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। और अगर बात की जाए एटीपी की, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यहाँ इसकी कई बार फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, फोस्फेट इसकी फुल फॉर्म है। और अगर ये बात करें कि जो माइटोकॉन्ड्रिया में इसका निर्माण होता है एटीपी का, उसमें कौन से साइकिल इसमें सहायक होता है? उसका साइकिल, इसमें साइकिल सहायक होता है कौन सा? क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स साइकिल, ये एटीपी। तो इसी से जब बॉडी को एनर्जी की जरूरत होती है तो माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी का निर्माण होता है, और एटीपी जो है छोटे छोटे पार्टों में बंटकर एनर्जी मिलती है। और अगर यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया की अगर हम बात करें कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने करी थी? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने करी थी? तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कोलिकर ने की थी। किसने की थी? कोलिकर ने। कब की थी? 1880 में की थी, 1880 में। कई बार क्वेश्चन आता है माइटोकॉन्ड्रिया का एक दूसरा और नाम था, माइटोकॉन्ड्रिया को किस दूसरे और नाम से जाना जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को किस और नाम से जाना जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट
बायोप्लास्ट नाम से भी जाना जाता है। और अगर यहाँ बात करें हम बायोप्लास्ट की, तो बायोप्लास्ट नाम किसने दिया था? बायोप्लास्ट नाम जो दिया था वो दिया था सी बैंडा वैज्ञानिक ने। सी बैंडा वैज्ञानिक ने जो है बायोप्लास्ट नाम दिया था। और खोज किसने की थी इसकी? कोलिकर ने। और यहीं पर एक तीसरा क्वेश्चन हो जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया? माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया? नाम किसने रखा इसका? तो यहाँ पर हम देख लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने रखा। माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने रखा? तो माइटोकॉन्ड्रिया नाम अल्टमान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रैफिक पुलिस किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है माइटोकॉन्ड्रिया को, ऑप्शन बी है गोल्जी काय को, ऑप्शन सी है राइबोसोम्स को, ऑप्शन डी है लाइसोसोम को। तो इसका ऑप्शन बी है गोल्जी काय को इसे ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। और गोल्जी काय जो है एक स्त्रावी कोशिकांग है। क्वेश्चन कई बार आता है गोल्जी काय कैसा कोशिकांग है? गोल्जी काय स्त्रावी कोशिकांग है। स्त्रावी कोशिकांग है। और इसकी जो खोज की थी, जो गोल्जी काय की खोज किसने की थी? खोज किसने की थी? कैमिलो गोल्जी ने। कैमिलो गोल्जी ने खोज की थी। किसकी खोज की थी? गोल्जी काय की। इसका ऑप्शन कौन सा सही है? ट्रैफिक पुलिस कैसे कहा जाता है? गोल्जी काय को। राइबोसोम्स प्रोटीन तथा के बने होते हैं, टीआरएनए, आरआरएनए, एमआरएनए, एसआरएनए। राइबोसोम्स प्रोटीन जो होते हैं वो निम्न में से कौन से आरएनए के बने होते हैं? ये बेसिकली आरएनए के पार्ट होते हैं। आरएनए है। एक टी बात की जाए तो इसमें क्या होते हैं? इसके 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है टीआरएनए, आरएनए, टीआरएनए, आरएनए। और एक है आरएनए, और एक थर्ड है एमआरएनए। तो जो हमारे राइबोसोम्स बने हुए होते हैं वो हमारे राइबोसोमल आरएनए। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? राइबोसोमल आरएनए। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन बी आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए। केंद्रक के विभाजन की क्रिया को कहते हैं साइटोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस, स्पोरोजेनेसिस और स्पर्मेटोजेनेसिस। तो इससे कौन सी विभाजन की क्रिया क्या कहलाती है? केंद्रक के विभाजन की क्रिया कहलाती है कैरियोकाइनेसिस। अगर हम यहाँ बात करें कैरियोकाइनेसिस की, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कैरियोकाइनेसिस की कौन सी प्रावस्था से क्रोमेटिन जो अभी यहाँ न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है। तो इसमें ये क्रोमेटिन नेटवर्क है, और ये न्यूक्लियोलस है, और ये क्या है? हमारा केंद्रक है। और ये क्या है? क्रोमेटिन नेटवर्क, क्रोमेटिन नेटवर्क। तो अगर बेसिकली बात की जाए तो जो कैरियोकाइनेसिस की जो एक हिस्सा के लिए मेटाफेज इसकी एक अवस्था होती है, तो इसी क्रोमेटिन नेटवर्क का जब संश्लेषण होता है तो जो हमारे गुणसूत्र होते हैं क्रोमोसोम, तो वो इसी का अगला पार्ट होते हैं क्रोमेटिन नेटवर्क का। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि क्रोमेटिन जो क्रोमोसोम होते हैं वो हमारे किसके संश्लेषण से बनते हैं और कौन सी उसमें प्रक्रिया भाग लेती है? तो कैरियोकाइनेसिस की ही प्रक्रिया भाग लेती है। और ये कहाँ से आते हैं? क्रोमेटिन नेटवर्क से। और क्रोमेटिन नेटवर्क कहाँ पाया जाता है? क्रोमेटिन नेटवर्क जो है केंद्रक में पाया जाता है। तो इसकी कोशिका केंद्रक के विभाजन की क्रिया को क्या कहते हैं? कैरियोकाइनेसिस।
हीमोग्लोबिन, क्लोरोफिल, थायरॉक्सिन तथा एटीपी के संयोजन में क्रम से प्रयुक्त होने वाले खनिजों का सही युग्म क्या है। ये देख, जो हमारा प्रैक्टिस सेट 1 था उसमें हीमोग्लोबिन के बारे में मैंने पूरा बताया था। हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है, क्लोरोफिल में कौन सा पाया जाता है, थायरॉक्सिन में, एवं एटीपी के संयोजन में क्रम से प्रयुक्त होने वाले खनिजों का समूह सही कौन सा है। तो ऑप्शन ए है फॉस्फेट, आयोडीन, मैग्नीशियम या तांबा। ऑप्शन बी है लोह, मैग्नीशियम, आयोडीन या फास्फोरस। ऑप्शन सी है सल्फर, लोह, तांबा। ऑप्शन डी है मैग्नीशियम और लोह। इसमें अगर हीमोग्लोबिन का भी किसी एक का भी पता हो, हम तब भी इसमें सही ऑप्शन चूज कर सकते हैं। तो कैसे, हीमोग्लोबिन में क्या पाया था, आयरन, ये लोहा, इसमें एक फर्स्ट ही ऑप्शन है। केवल एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें लोहा दे रखा है, ऑप्शन बी है। और क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम। इसी प्रकार थायरॉक्सिन में आयोडीन और एटीपी में फास्फोरस। तो इसका आंसर कौन सा सही है, बी, लोहा, मैग्नीशियम, आयोडीन, फास्फोरस। अगर बात की जाए यहाँ हीमोग्लोबिन की, हीमोग्लोबिन में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, हीम नामक प्रोटीन पाया जाता है। और ये हीमोग्लोबिन का निर्माण कहाँ होता है, हीमोग्लोबिन का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। इसी से आरबीसी का निर्माण होता है। हमने इसके बारे में पूरी बात अपने प्रैक्टिस सेट 1 में बात की थी कि किस हीमोग्लोबिन क्या है और इसका क्या इसका रोल, अहम रोल होता है। आप चाहें तो एक बार प्रैक्टिस सेट 1 को देखिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे छोटी पादप कोशिका कौन सी है, जीवाणु है, वायरस है, माइकोप्लाज्मा है या ईस्ट है। तो ऑप्शन सी सही है, माइकोप्लाज्मा। ये अभी हमारा पीछे भी क्वेश्चन आया था, लेकिन ये डिफरेंट है। सबसे छोटी पादप कोशिका, सबसे छोटी पादप कोशिका कौन सी है, माइकोप्लाज्मा। इसकी फुल फॉर्म पीपीएलओ, पीपीएलओ। ये हमारे प्रीवियस क्वेश्चन में आ गया था, तो इसे हम ज्यादा नहीं देखेंगे। सबसे छोटी पादप कोशिका माइकोप्लाज्मा। जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है, कोशिका भित्ति, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, संपूर्ण कोशिका। कोशिका का पावर हाउस तो पावर हाउस कौन सा कहलाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्वेश्चन बेसिकली कई बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो नीली हरी शैवाल है इनमें माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है या नहीं, तो उनमें नहीं पाई जाती। नीली हरी शैवाल में नीली हरी ब्लू ग्रीन एल्गी में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाई जाती है। और एक क्वेश्चन हो रहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में किस प्रकार का डीएनए पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में किस प्रकार का जो है डीएनए पाया जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में किस प्रकार का डीएनए पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में एमडीएनए पाया जाता है, एमडीएनए की अगर हम बात करें, मैसेंजर डीएनए। और अगर हम डीएनए की फुल फॉर्म क्या होगी, डीएनए की फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है, डीएनए की फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड डी राइबोक्सीन्यूक्लिक एसिड डीएनए में पाई जाती है। बेसिकली अगर हम यहाँ एमडीएनए की बात करें, जो आपने एक टेस्ट ट्यूब बेबी शब्द सुना होगा, टेस्ट ट्यूब बेबी, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, उसमें इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। कई बार क्या होता है कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के बाद भी बच्चा अपना संपूर्ण पोषण नहीं ले पाता, जिसके फलस्वरूप बच्चा गर्भ में या अपना जन्म लेने के बाद कुछ समय बाद उसकी डेथ हो जाती है या पूर्ण रूप से उसकी कोशिकाओं का विकास नहीं हो पाता। तो उसमें जो कोशिका या जिसका अहम रोल रहता है कि बच्चे से जिसका विकास नहीं हो पाता बच्चे का अच्छे से, उसमें रहता है एमडीएनए। और अगर हम एमडीएनए की बात करें तो इसमें क्या पाया जाता है, डीएनए। और ये डीएनए, यही डीएनए जो माता की जो कोशिकाएं होती हैं, जो स्पर्म होते हैं, और जो पुरुष के जो स्पर्म होते हैं, जब वे मिलते हैं
तो उसमें मेनली रोल किसका रहता है, एमडीएनए का, माता का। तो इसीलिए जो वो दिक्कत आती है, बच्चे का सही से विकास नहीं हो पाता। कई बार ये देखने को मिलता है कि टेस्ट ट्यूब बेबी से भी कई बार सफलता नहीं हाथ आ पाती, तो उसमें मेनली किसकी वो रहती है, एमडीएनए का। एमडीएनए में अगर कुछ दिक्कत है या कुछ कमी है तो वो एमडीएनए में है, और फिर इसे डॉक्टर देखते हैं और इसे सही से इसका प्रयोग करते हैं, और देन उसके बाद फाइनली फिर दोबारा से टेस्ट ट्यूब बेबी का इस्तेमाल करते हैं, और जो बच्चे का पूरा विकास और जो उसे उसकी जो कोशिकाओं का पोषण नहीं मिला था पहले, और वो अब दोबारा से जब इसमें प्रयास करते हैं तो मिलता है टेस्ट ट्यूब बेबी। वो उसमें जो मेनली अगर टेस्ट ट्यूब बेबी से कोई क्वेश्चन आएगा तो वो यहीं से उठता है कि उसमें महत्वपूर्ण भूमिका किसकी रहती है, जिसमें बच्चे का पूर्ण विकास नहीं हो पाता, तो वो किसी कमी से रहता है, एमडीएनए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर्णहरिम पाया जाता है अवर्णी लवक में, हरित लवक के ग्रेना में, स्ट्रोमा में, झिल्ली में। देखिए हरित लवक के ग्रेना में ये भी एक जो क्लोरोप्लास्ट होता है, पर्णहरित होता है, उसका एक पार्ट है। स्ट्रोमा भी, स्ट्रोमा कहाँ पाया जाता है, पर्णहरित में पाया जाता है। तो एक हम अगर बात करें क्लोरोप्लास्ट की, तो ये पर्णहरिम कहाँ पाया जाता है, ऑप्शन सी है, स्ट्रोमा में। स्ट्रोमा देखो, अब मैं स्ट्रोमा के आपके एक आकृति बनाता हूँ, ये स्ट्रोमा, 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 ये रहा स्ट्रोमा है ये। ठीक है, ये किसके अंदर का पार्ट है, ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर का पार्ट है, क्लोरोप्लास्ट, 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 क्लोरोप्लास्ट। और ये क्या है, ये है स्ट्रोमा, 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 स्ट्रोमा है। और इसके अंदर क्या है, क्या पाया था, पर्णहरिम, पर्णहरिम, पर्णहरिम। और इसमें कौन सा तत्व पाया जाता है, मैग्नीशियम, 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 जो कि पौधों को हरा रंग देने में प्रदान करता है। कौन सा, हरा रंग, हरा रंग। और अगर यहीं पर अगर हम रंग की बात कर रहे हैं तो रंग से बात करते हैं, जैसे हम फूल देखते हैं, कोई लाल होता है, नीला होता है, सफ़ेद होता है, हरा होता है, इस प्रकार के जो पुष्प होते हैं, उन्हें जो रंग देने का, जो उन्हें रंग देता है, वो निम्न में से कौन सा भाग देता है, वो एंथोसाइनिन, 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 एंथोसाइनिन। एंथोसाइनिन किस चीज में सहायक है, एंथोसाइनिन, एंथोसाइनिन वृक्ष या फूलों को रंग देता है। और ये अगर बात की जाए एंथोसाइनिन, एंथोसाइनिन पौधे के किस भाग में पाया जाता है, एंथोसाइनिन जो कि फूलों या वृक्षों को, जो हम देखते हैं, कोई लाल रंग का भी फूल होता है, वाइट रंग का भी फूल होता है, तो वो किसकी वजह से होता है, वो एंथोसाइनिन। और अगर इस बात की जाए इस एंथोसाइनिन की, कि एंथोसाइनिन पाया कहाँ जाता है, पौधे के कौन से भाग में पाया जाता है, या कोशिका के कौन से भाग में एंथोसाइनिन पाया जाता है, ये पाया जाता है रिक्तिकाओं, जिसे हम बोलते हैं वैक्यूल्स, रिक्तिकाएं, रिक्तिकाएं किसमें पाया जाता है, रिक्तिकाएं में। तो अगर ये क्वेश्चन आएगा कि फूलों का रंग निम्न में से किसके कारण होता है, तो किसके कारण होता है, एंथोसाइनिन। अगर क्वेश्चन आएगा कि एंथोसाइनिन निम्न में से किस भाग में, अगर यही क्वेश्चन आ जाए एंथोसाइनिन निम्न में से किस भाग में उपस्थित होता है, एक ऑप्शन आएगा अवर्णी लवक, ऑप्शन भी आएगा स्ट्रोमा, फिर झिल्ली आ गया, फिर एंथोसाइनिन आ गया, और फिर रिक्तिकाएं आ गया। तो ऑप्शन कौन सा होगा हमारा, रिक्तिकाएं, रिक्तिकाएं। राइबोसोम्स का मुख्य कार्य क्या है, राइबोसोम्स का मुख्य कार्य क्या है, ऑप्शन ए है प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन बी है वसा का संश्लेषण, ऑप्शन सी है प्रोटीन का संश्लेषण, ऑप्शन डी है कार्बोहाइड्रेट्स का संश्लेषण। तो इसका ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन सी, प्रोटीन का संश्लेषण। राइबोसोम्स की खोज किसने की थी, राइबोसोम्स की खोज की थी पैलेडे ने, पैलेडे ने। राइबोसोम्स की खोज किसने की थी, खोज किसने की थी, पैलेडे ने। और अगर यहीं पर हम बात करें कि राइबोसोम्स कितने टाइप के होते हैं, राइबोसोम्स कितने टाइप के होते हैं, राइबोसोम्स दो टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। पहला कौन सा होता है, पहला होता है 70S, और दूसरा कौन सा होता है 80S।
और अगर हम यहीं पर बात करें कि जो 70S है ये कौन सी कोशिकाओं में पाया जाता है, ये 70S राइबोसोम जो पाया जाता है वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से 70S या 80S राइबोसोम्स को किस प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है। तो अब आप आगे आसानी से बता दोगे कि कौन सी, ये यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है। ठीक है, 80S जो इसमें उच्च गुणवत्ता होती है इसमें, वो कौन सा है, 80S। और यहाँ राइबोसोम्स का मुख्य कार्य क्या है, प्रोटीन का संश्लेषण। और अगर बात की जाए जो राइबोसोम्स का निर्माण होता है, राइबोसोम्स का वो निर्माण कहाँ से होता है, कई बार क्वेश्चन आएगा कि राइबोसोम्स का निर्माण कहाँ से होता है। तो एक मिनट में पानी पी लो। ठीक है, राइबोसोम्स का मुख्य कार्य क्या है, प्रोटीन का संश्लेषण। कोशिका सिद्धांत किसने दिया, शिलाइडेन ने दिया, श्वान ने दिया, ए और वी दोनों, या इनमें से कोई नहीं, ए और वी दोनों, शिलाइडेन एवं श्वान ने दोनों ने कोशिका सिद्धांत दिया। बेसिकली अगर हम यह बात करें कोशिका सिद्धांत, तो कोशिका सिद्धांत इन्होंने कब दिया था, कोशिका सिद्धांत कब दिया था, 1838 में। और अगर बात करें कि कोशिका सिद्धांत में था क्या, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से ये आता है, कोशिका सिद्धांत क्या था। तो पहला देख लेते हैं, सभी सजीवों का निर्माण कोशिकाओं से हुआ है। सभी सजीवों का निर्माण सेल्स से हुआ है। ठीक है, और अगर हम बात की जाए जो न्यू सेल का जो निर्माण होता है उसमें पहले से ही उपस्थित सेल से होता है। नई कोशिकाओं का निर्माण, नई सेल्स का निर्माण पहले से ही उपस्थित कोशिका के विभाजन से होता है, है। तो ये कोशिका सिद्धांत है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है कि नई कोशिकाओं का निर्माण पहले से उपस्थित कोशिकाओं के विभाजन से होता है। निम्न में से कौन सा सिद्धांत है, तो ये कौन सा सिद्धांत है, कोशिका सिद्धांत है। किसने दिया था, श्लाइडन और श्वान की। अगर बात करें यहाँ जो कोशिका है, कोशिका की खोज किसने की थी, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। रॉबर्ट हुक ने की थी। हुक ने कब की थी, 1665 में की थी। और किस रूप में की थी, अगर यहाँ बात करें हम, जो पहली कोशिका की खोज की गई थी तो वो कैसे थी, वो एक बोतल की कार्क के रूप में, बोतल की कार्क के रूप में कैसा था वो, ऐसी थी, एक बोतल छोटी सी बना लेते हैं, बोतल की कार्क। ये यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो पहली कोशिका की जो खोज की थी, जो रॉबर्ट हुक ने की थी, तो वो सजीव रूप में की थी या निर्जीव रूप में, तो किस रूप में की थी, निर्जीव रूप में, निर्जीव रूप में कोशिका की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है,
पोमोलॉजी, साइटोलॉजी, इक्थियोलॉजी या ब्रायोलॉजी? तो कोशिका का अध्ययन क्या कहलाया जाता है? साइटोलॉजी। और अगर हम बात करें पोमोलॉजी किसका है? फलों का अध्ययन, फलों का अध्ययन, फलों का अध्ययन, फलों का अध्ययन, अध्ययन। और यहां अगर बात करें इक्थियोलॉजी, इक्थियोलॉजी किसका अध्ययन कहलाता है? इक्थियोलॉजी, इक्थियोलॉजी किसका अध्ययन कहलाता है? और ये ब्रायोलॉजी, ये है ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा। और इक्थियोलॉजी किसका अध्ययन कहलाता है? इक्थियोलॉजी, इक्थियोलॉजी कहलाता है मछलियों का, सॉरी मछलियों का नहीं, मछलियों का नहीं, चींटियों का, चींटियों का, चींटियों का। स्टडी ऑफ इक्थियोलॉजी किसका है? चींटियों का। आत्मा हत्या की थैली किसे कहा जाता है? राइबोसोम्स को, लाइसोसोम को, गोल्जी बॉडी को या न्यूक्लियस को? राइबोसोम्स को, सॉरी लाइसोसोम को, लाइसोसोम, ऑप्शन बी लाइसोसोम। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम, लाइसोसोम्स को। तो मुझे लगता है आज के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हमारे, और मेरे द्वारा पढ़ाया गया, जो पढ़ाए गए हैं 17 क्वेश्चन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे और उम्मीद, मैं आशा करता हूँ कि किसी एग्ज़ाम में आएंगे ज़रूर। और धन्यवाद।